वेलकम बैक। उसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 में आपके साथ फिर मनोज पवार देखिएगा। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और उससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। तो देखिएगा, काफी सारी बार आपने ये देखा होगा कि इसके विस्तार के बारे में जो मूल बातें निकल करके आती है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता मानी जाती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से 3 देशों में है, भारत, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिएगा, अभी वैसे रिसेंटली देखें तो बहुत सारे स्थान और नए खोजे जा चुके हैं, लेकिन 1400 प्लस स्थान खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 900 से अधिक 900 प्लस स्थान भारत में हैं और भारत में भी सर्वाधिक जो स्थल है वो गुजरात राज्य में है और पाकिस्तान के अंदर 400 प्लस स्थान खोजे गए हैं और अफगानिस्तान के अंदर मात्र 2 स्थान ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के रूप में या स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए, इसका विस्तार की अगर बात करें तो ये 3 देशों में विस्तृत है। सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करें, सबसे उत्तर में जो स्थल है वो है मांडा, जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य में है और चेनाब नदी के तट पर है। दक्षिण की बात करें, सबसे अंतिम बिंदु दक्षिण में क्या रहेगा, तो दक्षिण में है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर है। प्रवरा और गोदावरी दोनों कर लेते हैं हम यहाँ पर। और देखिएगा, यहाँ पर अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्व में है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी। इसी प्रकार यहाँ अगर हम बात करेंगे इसके पश्चिम बिंदु की, तो पश्चिम बिंदु है सुतवा का गेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और ये दाश्त नदी के तट पर है। तो यहाँ बात करेंगे हम इसके विस्तार की, तो मांडा सबसे उत्तर में, दक्षिण में दैमाबाद, आलमगीरपुर पूर्व में और सुतवा गेंडोर बलूचिस्तान जो है पश्चिम बिंदु है। यहाँ पर ये विस्तार की बात करें तो इसकी स्थिति अगर भारत के मैप में हम देखें, क्योंकि इसकी जो आकृति बताई जाती है वो बताई जाती है त्रिभुजाकार। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बताया, लेकिन इसकी स्थिति कुछ भारत में इस प्रकार की रहेगी। भारत और इससे आगे देख करके तो ये देखिएगा, ये आपका मांडा है, ये आपका आलमगीरपुर, ये यहाँ पर हम शो कर सकते हैं दैमाबाद और यहाँ पर हम शो करते हैं सुतवा गेंडोर बलूचिस्तान। तो ये देखिएगा, इस प्रकार से त्रिभुज रूपमा संरचना बनती है इस प्रकार से। और इसके जब विस्तार की किलोमीटर में बात करें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर और ये हो जाता है आपका 1400 किलोमीटर। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल इसका है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो चुका है, क्योंकि दिनों दिन नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की जा रही है और रेगुलर ये चीज जारी है। तो ये मैंने आपको बताया, इसका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यानी कौन से पुरातात्विक स्थल यहाँ रहेंगे। भारत में 900 से अधिक स्थल, जिसमें सर्वाधिक गुजरात राज्य में, पाकिस्तान में 400 से अधिक और अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल है। तो यहाँ पर ये अफगानिस्तान के 2 स्थल में बता देता हूँ आपको, शुर्तगोई और मुंडिका। क्योंकि हम वही बात करें जो प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नाम पूछ ले अफगानिस्तान के 2 स्थलों के, तो मुंडिका और शुर्तगोई। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल प्रमुख रूप से रहेंगे और भारत में कौन से रहेंगे, ये हम आगे देखते हैं। देखिएगा, 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर और त्रिभुजाकार आकृति, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज को जानना जरूरी रहेगा हमारे लिए। अब भारत और पाकिस्तान के कुछ प्रमुख स्थलों की बात कर ले तो भारत में कौन कौन से स्थल है, और भारत से पहले पाकिस्तान को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान में वो स्थल खोजे गए। तो सबसे पूर्व हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो के बाद में
चन्हूगढ़ो, चन्हूगढ़ो के बाद में कोट दीदी, कोट दीदी के बाद में बालाकोट, बालाकोट और बालाकोट ये प्रमुख स्थल ही बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रमुख प्रमुख कौन से स्थल रहेंगे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप कौन कौन से स्थल मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में रहेगा डाबरकोट, ये पाकिस्तान की कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए। भारत की अगर हम बात करें तो कालीबंगा, कालीबंगा के बाद में देखिए हम धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी, बनवाली, यानी ये भारत की अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्यों में है तो देखिएगा भारत में सबसे पहले उत्तर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में रहा। जम्मू कश्मीर के बाद में रहेगा पंजाब, पंजाब से ही सटा हुआ हरियाणा, हरियाणा के बाद में बात करेंगे तो राजस्थान, राजस्थान के बाद बात करें गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिएगा अगर प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए, तीन क्रम ऐसे दिए जाए जो सही है और इसके अंदर एक नाम मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश को ऑप्शन में डाल करके, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई पुरातात्विक स्थल नहीं पाया गया। तो यहाँ देखिए ये कुछ चीजें निकल करके आ रही है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो यही मैं क्लियर कर दूं, इन दोनों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है, जुड़वा राजधानी। ये जुड़वा राजधानी कहा किसने वो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो नाम निकल करके आता है स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट महोदय द्वारा ये कहा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। तो यहीं पर मैं क्लियर कर दूं कालीबंगा को लेकर के कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता की थर्ड राजधानी। और ये थर्ड राजधानी किसने कहा है तो ये कहा है दशरथ शर्मा ने, यानी कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसके द्वारा कहा गया तो दशरथ शर्मा द्वारा ये बात कही गई है। अब हम क्रम से एक एक स्थल की जानकारी लेंगे, उसकी विशेषता क्या है, वहां से क्या प्राप्त हुआ और कौन से तरह के प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं हड़प्पा की। चलिएगा देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा, एक नगर के रूप में खोज की गई इसकी, लेकिन मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पर खोजा गया। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अब बात करेंगे हड़प्पा की, तो हड़प्पा 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जिन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा को जानकारी में लिया, उत्खनन कार्य, और इनके बाद में ये श्रेय जाता है, मैंने आपको बताया था 1926 माधवराज वत्स, और माधवराज वत्स के बाद में इसी क्रम में आगे आते हैं 1946 में मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर। और मार्टिन व्हीलर जो है इनसे जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट चीज है, तो यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं कि इन्होंने हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज की गई। और यहाँ पर दो प्रकार की, जैसे एक ऊपरी भाग पर स्थित है उसको हम दुर्ग कह सकते हैं, दुर्ग के रूप में, और आम लोगों के रहने के लिए जो स्थान है नगर। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो की जो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर यह स्थल खोजा गया। और यहाँ हम ये बात समझेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है। तो मार्टिन व्हीलर ने यहाँ इस ऊपरी दुर्ग वाले टीले को कहा है माउंट एबी, माउंट एबी। सबसे पहले खोजा गया स्थल, कौन कौन से नाम निकल करके आते हैं, दयाराम साहनी, माधवराव वत्स और मार्टिन व्हीलर। देखिएगा अब ये कहां पर है तो पंजाब के, पंजाब यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में भी पंजाब है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले, मोंटगोमरी जिले के, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, रावी नदी के तट पर खोजा गया जो स्थल है उसे हड़प्पा के रूप में जाना जाता है। और इसी हड़प्पा को
सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार भी कहते हैं। तोरण द्वार, सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा को कहा जाता है। अब यहाँ मैं बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से मिली हैं। सबसे पहले बात करेंगे गेहूं और जौ के दाने कह दीजिए, गेहूं और जौ के अवशेष कह दीजिए, ये यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ से महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाई दिया, जिसे हम कह सकते हैं उर्वरा की देवी। यानी एक महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, जो उर्वरा देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित जो अवशेष मिले वो मोहरों के रूप में मिले हैं। तो सर्वाधिक मोहरे, सर्वाधिक अभिलिखित दिन पर लिखा हुआ है, अभिलिखित मोहरे जो प्राप्त हुई है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और सिर्फ मोहरों की बात करेंगे, सर्वाधिक मोहरे कहां से प्राप्त हुई है, तो उसका उत्तर रहेगा मोहनजोदड़ो। इसके बाद में यहाँ से विशेष जो चीजें प्राप्त हुई है, अन्नागार 6 की पंक्ति में, जिनकी संख्या है 12। इसके अलावा R37 कब्रिस्तान, यानी यहाँ पर 37 कब्रें कुछ इस तरह से आर की शेप में, इसलिए इसको R37 कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, कब्रिस्तान के किसी प्रकार के कोई अवशेष मोहनजोदड़ो से नहीं मिले। यानी यहाँ पर कब्रिस्तान का मिलना इस बात को इंगित करता है कि यहाँ समाधान के लिए शव को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में भी शवों को जलाया जाता था। ये भी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी जानकारियां मैं आपको दूंगा या जो भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक अंदाजे पर आधारित है, क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त लिपि को नहीं पढ़ा जा सका। यानी कि जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो एक आइडिया है, एक गैस वर्क है। चलिएगा आगे देखेंगे। इसके अलावा हड़प्पा से धातु को गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। धातु गलाने की भट्टियां, धातु गलाने की भट्टियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा श्रमिक आवास भी यहाँ से प्राप्त हुए। श्रमिकों के रहने के लिए जो आवास है वो यहाँ से प्राप्त हुए। उसके अलावा 3 प्रकार के सिंबल देखिएगा, ऐसा कह सकते हैं कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है उसका प्रारंभ यहीं से हुआ है। उसके अलावा चक्र, ये प्रतीक के रूप में प्राप्त हुए, और उसके अलावा क्रॉस। इस तरह की कुछ चीजें जो हमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र से या हड़प्पा नामक स्थान से खुदाई में मिले हैं। ये रहता है हड़प्पा, जिससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बता दी। खोज किसने की, उत्खनन का कार्य कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं, मार्टिन मिलर ने क्या कहा है, यहाँ से कौन कौन सी चीजों के साक्ष्य में मिले, सर्वाधिक अभिलिखित मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। अन्नागार 6 की पंक्ति में, R37 कब्रिस्तान, उसके अलावा धातु गलाने की भट्टियां, और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर कांस्य दर्पण भी प्राप्त हुए हैं। कांस्य दर्पण भी प्राप्त हुए हैं। धातु गलाने की भट्टियां हैं, श्रमिक आवास हैं। उसके अलावा स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस का जो निशान है उसके अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इनसे रिलेटेड ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी। अब बात करेंगे हम अगले स्थल की, जो है मोहनजोदड़ो। देखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये कई बार पूछा गया है, मुर्दों का टीला। ये कहां से इस स्थल की खुदाई की गई या कहां से हमें प्राप्त हुआ, तो पंजाब के सिंध प्रांत, देखिएगा सिंध प्रांत, और जिला है लरकाना। लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर इस स्थल को खोजा गया। एक स्तूप के रूप में संरचना थी, कुषाणकालीन स्तूप, और उसी के नीचे से मोहनजोदड़ो जो है नगर विन्यास के रूप में हमें प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है, इसके प्रमाण भी प्राप्त है कि ये मोहनजोदड़ो नगर 7 बार बसा व 7 बार उजड़ा है। यानी कि वह स्थल जिसके 7 बार उजड़ने और 7 बार बसने के प्रमाण मिलते हैं, तो वो स्थल कौन सा है, तो वो स्थल होगा मोहनजोदड़ो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है।
सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा, लेकिन सबसे बड़ा जितने भी स्थल प्राप्त हुए उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई स्थल है तो वो है मोहनजोदड़ो। और उसके अलावा यहाँ से कौन कौन सी विशेष चीजें जो प्राप्त हुई है, क्योंकि देखिएगा जो विशेष चीजें मिली है उसी स्थान से अगर मिलती है तो वहीं से निकल करके प्रश्न आता है कि भाई वो चीज कहाँ से मिली है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी प्लेस से मिली है। देखिएगा यहाँ से प्राप्त हुआ है विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। देखिएगा यहीं से बृहत स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। बृहत स्नानागार जो सार्वजनिक स्नान के लिए प्रयोग में लिया जाता होगा, शायद कोई ऐसे आयोजन होते होंगे धार्मिक वगैरह, तो सामूहिक स्नान के लिए जिसके हम तुलना करते हैं कि बाद में आगे चलकर के जिस प्रकार के पुष्कर में कुंड बने हुए हैं उसी प्रकार का एक बड़ा विशाल स्नानागार एज ए स्विमिंग पूल कह सकते हैं, जिसके अंदर एक कुंड भी बना हुआ है, तो विशाल स्नानागार या बृहत स्नानागार। लेकिन अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता में प्राप्त होने वाली सबसे बड़ी जो इमारत कह दीजिए या सबसे बड़ी जो आकृति के रूप में हमें प्राप्त हुआ है तो विशाल अन्नागार, यानी अन्नागार सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता में प्राप्त होने वाला स्थल या अवशेष है। और विशाल अन्नागार की बात की मैंने आपको, बता दिया मैंने बृहत स्नानागार को। और बृहत स्नानागार के लिए जॉन मार्शल क्या कहते हैं, जॉन मार्शल कहते हैं कि ये उस समय की बनने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक, यानी सबसे आश्चर्यजनक अगर निर्मिति कोई है तो वो बृहत स्नानागार है। ये शब्द जॉन मार्शल के हैं, किसके बारे में, बृहत स्नानागार के बारे में। इसके बाद में यहाँ से हमें कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है। इसके अलावा आप कह सकते हैं जिसे पुजारी मंगोलियन पुजारी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। उसके अलावा अब मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक मोहरें, अभिलेख वाली मोहरें तो मिली है हमें हड़प्पा से, लेकिन सर्वाधिक मोहरों की बात करें तो वो हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा आगे जो बात करूंगा मैं, एक मोहर पर पशुपति देव की मूर्ति, पशुपति देव अंकित ऐसी एक मोहर मिली है जिसकी कल्पना इन्हीं जॉन मार्शल ने कहा है कि ये पशुपति देव ही आद्य शिव हैं, यानी कि मोहर पे बने पशुपति ही आद्य शिव है। ऐसा किसने कहा है, तो जॉन मार्शल ने कहा है। इस पशुपति देव या पशुपति की जो अंकित है मोहर के ऊपर, उसमें 4 प्रकार के जानवर भी चित्रित हैं, जिसमें हाथी के साथ में बाघ, इधर गेंडा और भैंसा, इस प्रकार की 4 जानवरों को अंकित किया गया है। और मोहर के बैक साइड में एक कुबड़ वाला बैल, जो सबसे अधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता था, कुबड़ वाला बैल, उसको भी अंकित पाया गया है। ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा सीप से बनी पटरी या स्केल, सीप की पटरी मापने के लिए सीप की पटरी के अवशेष भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो उसी के साथ में हम देखते हैं कि हाथी के कपाल खंड के अवशेष, हाथी के कपाल खंड के अवशेष भी अगर मिले हैं तो वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मोहनजोदड़ो से मिली है, यही से कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसके अलावा सभा भवन व महाविद्यालय के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बृहत स्नानागार है, बृहत अन्नागार है, ठीक है ना। उसके बाद में महाविद्यालय और सभा भवन के अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। पाशुपति की अंकित की हुई मोहर मिली है, जिस पाशुपति के सिर 3 हैं और 2 सिंह भी दर्शाए गए हैं, और उसी की तुलना जॉन मार्शल करते हैं आदि शिव या आद्य शिव से करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिला है, कब्रिस्तान नहीं मिला है। और हड़प्पा में R37 नामक कब्रिस्तान मिला है, ये हड़प्पा में है और कब्रिस्तान नहीं है। कहां पर, मोहनजोदड़ो में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में शवदाह या शवादान के 3 तरीके अपनाए जाते थे। पहला होता था दफनाकर, यानी गाड़ कर शव को गाड़ दिया जाता था, या शव को जलाया जाता था। तो संभवतः मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। और तीसरा जो है जिसको कहते हैं आंशिक शवदाह, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता था, मृत व्यक्ति के शव को जानवरों के आगे डाल दिया जाता था और जानवर उसको खाते थे। उसके बाद जो अध बचा हुआ रहता था उसे या तो दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो इस प्रकार मैंने बताया मोहनजोदड़ो
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। इसे मुर्दों का टीला और सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर किसके द्वारा खोजा गया? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? 1922 में खोजा गया। राखल दास बनर्जी, मैंने पहले की वीडियो में बताया था आपको, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों मार्शल के साथ में जुड़े और 2 नए स्थलों को यहाँ पर खोजा गया। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब बीच में एक चीज मुझे जो याद आ रही है वो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, और वो है सैंडल लिपि की बात। देखिएगा, सैंडल लिपि यानी हमें जो प्राप्त हुई है, मोहरों पर प्राप्त हुई है। सर्वाधिक जो लिपि का प्रयोग हुआ है वो मोहरों पर हुआ है, और मोहरों का निर्माण जो है वो सेल खड़ी से निर्मित मोहरें प्राप्त हुई है, सेल खड़ी से निर्मित। और इन मोहरों के ऊपर 400 से अधिक जो है अंकन किए गए हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें सर्वाधिक अंकन मिलता है इस प्रकार यू रूपी संरचना। और अगर हम चित्रों की बात करें तो चित्र में इस प्रकार ये मछली की संरचना वाली, ये सिंधु सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाले चित्राक्षर कह सकते हैं हम, 400 से अधिक हैं। और अगर मूल वर्णों की बात करें तो 64 से अधिक कुछ ऐसे वर्ण पाए गए हैं सिंधु लिपि में। ये सिंधु लिपि, इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से प्रारंभ होती है। जैसे कि मान लीजिए बाएं ओर से लिखना प्रारंभ, फिर दाईं ओर, फिर इस तरह से वापस बाएं से दाएं, इसीलिए इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं, सर्पिलाकार। और साथ ही साथ इसको कह सकते हैं गौमूत्री, यानी कि गाय जब चलते हुए मूत्र का विसर्जन करती है तो इसी प्रकार की संरचना बनती है। और इसको कह सकते हैं ब्रेस्टोफेदम नाम दिया गया, और ये ब्रेस्टोफेदम नाम दिया गया था बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल ने इसे ब्रेस्टोफेदम कहा है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सैंडल लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया? तो यूरोपीय व्यक्ति हैं जिनका नाम है वेडन मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम सैंडल लिपि को पढ़ने का असफल प्रयास किया गया। सफल नहीं थे, असफल रहे, और वेडन द्वारा ये प्रयास 1925 में किया गया। और भारतीय विद्वान की बात करूं तो नाम निकल करके आता है नटवर झा ने भी सिंधु लिपि को पढ़ने का एक असफल प्रयास किया। तो लिपि से रिलेटेड बात हो गई। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि, क्योंकि चित्रों का अधिक अंकन है इस लिपि के अंदर, पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में मानी जाती है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े नगरों को बता दिया आपको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब आगे मैं अगले नगर की बात करूंगा जो तीसरी राजधानी के रूप में जाना जाता है। निश्चित तौर पर वो राजधानी के रूप में जाना जाने वाला तीसरा जो स्थल है वो है कालीबंगा। देखिएगा, कालीबंगा शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि कई बार इससे भी प्रश्न निकल करके आता है। बंगा का अर्थ है चूड़िया और काली का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया यानी काली चूड़िया, ये इसका शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है। ये हनुमानगढ़ जिले में और पूछा जाता है, हनुमानगढ़ जिला कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट निकल करके आएगा कि संभाग पूछे तो बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़ जिले से 25 किलोमीटर, हनुमानगढ़ से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में इस स्थल को खोजा गया। और कहाँ खोजा गया? तो घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर, जिसको घग्गर को अवशेष माना जाता है सरस्वती नदी का। देखिएगा, यह वह स्थल है जो भारत पाकिस्तान डिवाइडेड के समय में भारत में खोजा गया, यानी कि स्वतंत्र भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत से पहले जो भारतीय क्षेत्र में खोजा गया। भारतीय क्षेत्र में पूछे तो पहला स्थान है कालीबंगा, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला अगर स्थल पूछते हैं तो पंजाब का रोपड़ होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों के बाद में अगर भारत में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था तो कालीबंगा, लेकिन स्वतंत्र भारत में खोजा गया सबसे पहला स्थल है वो रोपड़ है। कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए, भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए, निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अमलानंद घोष को नियुक्त किया गया। और इन्हीं अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 में इस नए स्थल को खोजा गया। इसके साथ में 25 स्थलों को खोजा गया था, जिसमें सबसे बड़ा स्थल था वो था कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला और बीकानेर संभाग के अंदर। ये
खोज का कार्य अमलानंद घोष के द्वारा होगा, जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे, लेकिन इसके उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 तक चला और इसका श्रेय जाता है बीपी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा ये स्थल उत्खनित किया गया। और यहाँ देखो विशेषताएं ही देखेंगे जो दूसरों में नहीं है, तो यहाँ 3 स्तर की सभ्यताओं का पता चला है। पहला आपको है पूर्व हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पूर्व किसी सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के भी मिले हैं, और उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद भी अन्य सभ्यता के अवशेष। 3 स्तरीय सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। काले रंग की चूड़िया मैं पहले बता चुका हूँ, ये भारत में खोजा गया सबसे पहला स्थल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थल है। सबसे पहला स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलावीरा, धौलावीरा के बाद राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी के बाद में जो तीसरा स्थल निकल करके आता है वो होता है कालीबंगा। देखिएगा कालीबंगा के लिए इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने स्थल खोजे गए इससे पूर्व ये दुर्ग है, सॉरी ये नगर है और ये दुर्ग है। तो दुर्ग प्राचीर के अंदर हुआ करता था, ये दुर्ग है और ये प्राचीर होती थी, लेकिन ये पहला स्तर है कालीबंगा जिसमें दुर्ग और प्राचीर, सॉरी दुर्ग और नगर दोनों प्राचीरों में है। तो दुर्ग प्लस नगर दोनों के चारों तरफ प्राचीर है। ये पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जहां दुर्ग के साथ साथ नगर भी प्राचीर से घिरी हुई है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल करके आती है, विश्व में सबसे पुराना या पहला जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य सबसे पहले मिला है कालीबंगा में। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। लेकिन अगर कृषि की बात करें तो कृषि का सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ अफगानिस्तान से मिला है। ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इस कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है विश्व में, तो मेहरगढ़ अफगानिस्तान से मिला है। और जुते हुए खेत का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो तो मिलता है कालीबंगा से मिलता है। यहाँ जो खेती की जाती थी वो इस प्रकार से ग्रिड पद्धति से की जाती थी, यानी कि दोहरी कृषि, 2 फसलें एक साथ, और दोनों फसलों के नाम भी बता दूं मैं आपको, चना और सरसों। तो यहाँ से एक चीज और निकल करके आती है, ग्रिड नुमा खेत बनाए जाते थे, ग्रिड नुमा कृषि की जाती थी। और सरसों के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी यानी कालीबंगा से मिले हैं। यानी यहाँ बता सकते हैं हम दुर्ग नगर दोनों प्राचीन में, ये भी एक यूनिक चीज है जो अन्य स्थलों से अलग बनाता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। उसके अलावा यहाँ पर युगल या प्रतीकात्मक समाधियां मिली हैं। प्रतीकात्मक समाधियां कहां से मिली हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा से मिली है। और देखिएगा और जो अलग चीज यहाँ पर मिलती है, अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं, अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। इसके बाद में यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, कच्ची ईंटों का प्रयोग, और इसी कारण इसे उपनाम दिया गया कालीबंगा को कि सिंधु घाटी की दीनहीन बस्ती, क्योंकि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा जो अलग चीज निकल करके आती है, फर्श पर अलंकरण, फर्श का अलंकरण किससे किया गया है, ईंटों से। मतलब इस प्रकार से ईंटें डिजाइन में लगा करके जैसे सर्कल बना दिया ईंटों का, इस प्रकार का ये एक यूनिक एग्जांपल जो है वो कालीबंगा से मिलता है। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, मतलब इस प्रकार की कोई संरचना देखी होगी, कहीं दरार पड़ी हुई ऐसी कुछ दीवार में या इस तरीके से, तो भूकंप के सर्वप्रथम जो साक्ष्य है विश्व के अंदर सबसे पहले साक्ष्य वो हमको देखने को मिलते हैं कालीबंगा से। उसके अलावा और अन्य चीज है, एक बच्चे का कंकाल यानी सर के अंदर, कंकाल के अंदर 3 छेद वाले खोपड़ी, 3 छेद
किए हुए खोपड़ी के अंदर ऐसा बच्चे का कंकाल मिला है जो किसी न किसी शल्य क्रिया को बताता है कि शायद किसी शल्य क्रिया के द्वारा ऐसा किया गया हो। ये भी एक यूनिक एग्जांपल है। इसके अलावा ताबीज भी मिले हैं, बहुत सारे ताबीज, यानी जादू टोना में भी ये लोग विश्वास करते थे। और जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है यहाँ की नाली व्यवस्था, जल निकासी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगा है जहाँ लकड़ी की नाली मिली है। जल निकासी के लिए लकड़ी की नाली का प्रयोग, कच्ची ईंटों का, तो दीनहीन बस्ती कहा है। क्या कहा है? दीनहीन। उसके अलावा यहाँ से कई चबूतरों के अवशेष मिले हैं, चबूतरे ईंटों से निर्मित। इसके अलावा कुएं मिले हैं, कई घरों के अंदर से कुएं के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है? तो यहाँ पर मिला है सबसे यूनिक चीज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के समान बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बेलनाकार मोहरें मिली है। कैसी मोहरें मिली हैं? बेलनाकार मोहरें मिली है। इसके अलावा सबसे अधिक मिट्टी की मोहरें, देखिएगा सबसे अधिक मोहरें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सबसे अधिक अभिलिखित मोहरें कहां से मिली है? हड़प्पा से। और सबसे अधिक मिट्टी की मोहरें, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मोहरों का निर्माण किससे होता था? मैंने बताया था आपको अभी पहले कि जो यहाँ मोहरें मिली हैं, जो मोहरों का निर्माण होता है वो सेल खड़ी से किया जाता था, सेल खड़ी से। तो यहाँ देखेंगे हम कालीबंगा क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीय क्षेत्र में खोजा गया सबसे पहला स्थल। इसके अलावा भारत में खोजे गए अन्य स्थलों की तुलना करें तो तीसरा सबसे बड़ा स्थल, पहला है धौलावीरा, दूसरा राखीगढ़ी और तीसरा कालीबंगा। राजधानी कही जाती है सिंधु सभ्यता की, तीसरी दशरथ शर्मा द्वारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और उसके बाद में तीसरी राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो कालीबंगा ये कहा है दशरथ शर्मा ने। यहाँ पर प्रतीकात्मक समाधि मिली है। इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं मैं कि शवाधान के तीनों प्रकार यहाँ पे पाए गए हैं। शवाधान के तीनों रूप, यानी कि यहाँ पर शवों को दफनाया जाता था, शवों को गाड़ा जाता था और आंशिक शवाधान भी किया जाता था। पशुओं के सामने डाल दिया जाता था और बचे हुए अवशेषों को दफना दिया जाता था। इस प्रकार से हमने देखा कि कालीबंगा जो है उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य जिससे प्रश्न निकल करके आ सकते हैं, मैंने आपके साथ में जानकारी साझा की है। अब आगे बात करेंगे हम अगले पुरातात्विक स्थल की। अगला पुरातात्विक स्थल जो है वो है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा, और धौलावीरा के बारे में पहले बता चुका हूं, भारतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थल है वो धौलावीरा है। और धौलावीरा के बाद में अब आगे बात करूंगा मैं आपकी। ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खोजा गया स्थल है। और दो नदियों के नाम आते हैं यहाँ पर, मानसर और मानहर। दो नदियों के बीच स्थित है ये स्थल। और इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाया 1968 के अंदर जगपति जोशी द्वारा इसको खोजा गया। और इसके उत्खनन का श्रेय दिया जाता है आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट का मतलब रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा इस क्षेत्र का उत्खनन किया गया 1991 के अंदर। तो दोनों नाम ध्यान रखना है, पहला है जगपति जोशी और दूसरा है आर.एस. बिष्ट। इस पर देखिए, ये सबसे बड़ा स्थल है भारत के अंदर खोजा गया सबसे बड़ा स्थल। धौलावीरा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। सफेद कुआं कहते हैं इसको। और एक तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, सभी अन्य स्थलों से इसको अलग बनाती है। जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें पाए गए हैं इस नगर नियोजन के जो स्थल पाए गए हैं, या नगर नियोजन में अलग अलग जैसे दुर्ग है और सामान्य, लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार की आबादियों के अवशेष मिले। ये एकमात्र स्थान है। इसके अलावा यहाँ खेल मैदान, जिसको हम कह सकते हैं स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का खेल मैदान भी कहते हैं। खेल मैदान, सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहते हैं हड़प्पा को, सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहते हैं कालीबंगा को, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खेल का मैदान कहते हैं धौलावीरा को। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज, साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड यहाँ से मिला है, सूचना पट्ट मिला है। देखिएगा ये कुछ विशेष बातें, सफेद कुआं कहते हैं धौलावीरा का अर्थ होता है जगपति जोशी, आर.एस. बिष्ट
खेल का मैदान यानी स्टेडियम के अवशेष मिले हैं, साइन बोर्ड और सूचना पट्ट के अवशेष मिले हैं और नगर 3 भागों में बटा हुआ है। ये एकमात्र स्थल ऐसा है जहां पर नगर 3 भागों में बटा हुआ है। जबकि कालीबंगा में हमने देखा था कि दुर्ग के अलावा साधारण लोगों के रहने का स्थल भी प्राचीन में बंद था। देखिएगा अगले क्षेत्र को पढ़ते हैं। अब अगले क्षेत्र पे आता हूं। अगला क्षेत्र है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो मैंने पहले बता दिया था कि ये पाकिस्तान में स्थित है। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में है और ये सिंध प्रांत के सरकंड जिले में स्थित है, सरकंड स्थल पर। और इसकी खोज का श्रेय जाता है एन.जी. मजूमदार। खोज का श्रेय है एन.जी. मजूमदार को और उत्खनन का जो श्रेय है वो जाता है अर्नेस्ट। देखिएगा एन.जी. मजूमदार और अर्नेस्ट मैके दोनों के नाम साथ में आते हैं। अर्नेस्ट मैके दोनों के नाम साथ में आते हैं, लेकिन इनके द्वारा खोज की गई है और उत्खनन का कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये 1931 है और ये 1935 है। ये खोज करता है और ये उत्खनन करता। अर्नेस्ट मैके जो है इनके द्वारा उत्खनन किया गया। इसे उपनाम जरूर याद रखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं औद्योगिक नगरी? क्योंकि यहाँ से मनके व खिलौने बनाने के कारखानों के अवशेष, खिलौनों के कारखाने के अवशेष मिले हैं। कारखाने के अवशेष यानी कि यहाँ पर इस प्रकार की चीजें बनती थी, यानी निश्चित तौर पर यह औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित था। इसके अलावा यहाँ पर बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं। के अवशेष इक्का गाड़ी यानी एक पहिए वाली माल को इधर उधर ले जाने के लिए इक्का गाड़ी। उसके अलावा मैंने औद्योगिक नगरी आपको बता ही दिया है। यहाँ से भी 2 प्रकार की यानी कि प्राक व उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं कालीबंगा के समान। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, एक तो यहाँ पर दुर्ग नहीं मिला है, यानी कि दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बात निकल करके आती है कि इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कॉस्मेटिक नगरी, सौंदर्य नगरी। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ से लिपस्टिक व श्रृंगार पेटी के अवशेष मिले हैं। मेकअप बॉक्स और लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं जिस स्थान से, वो है चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो में इतना ही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकंड, 1931 एन.जी. मजूमदार खोज करता, 1935 अर्नेस्ट मैके उत्खनन करता औद्योगिक नगरी के रूप में, क्योंकि मनके और खिलौने बनाने के कारखाने के अवशेष हैं। बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के अवशेष, यहाँ पर दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ से पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, लिपस्टिक व श्रृंगार पेटी और मनके बनाने के कारखाने कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो निकल करके आता है उत्तर चन्हूदड़ो। अब देखेंगे आगे हम अगला स्थल जो कि भारत में स्थित है और भारत के अंदर गुजरात प्रांत के अंदर स्थित है और उसकी विशेषता भी देख लीजिएगा। वो स्थल है लोथल। और लोथल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ बंदरगाह ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, बंदरगाह। और ये कहां पर है? तो अहमदाबाद के निकट भोगवा नदी के तट पर। अहमदाबाद गुजरात भोगवा नदी के तट पर। और रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई। रंगनाथ राव को श्रेय मिलता है 1957 के अंदर। 1957 में इसका उत्खनन किया गया। और देखिएगा इसमें बंदरगाह के साथ साथ गोदीबाड़ा के अवशेष भी मिले हैं। गोदीबाड़ा के अवशेष। तो इंपॉर्टेंट बात यही है, बंदरगाह के रूप में कौन सा स्थल जाना जाता था? लोथल। गोदीबाड़ा के अवशेष कहां से मिले हैं? तो लोथल। इसके अलावा यहाँ से इस गोदीबाड़ा और बंदरगाह का तात्पर्य ये होता है कि यह स्थल विदेशी व्यापार से जुड़ा था। विदेशी व्यापार से जुड़ा हुआ स्थल कौन सा है? तो वो है आपका लोथल। इसके अलावा यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल के अवशेष देखिए, चावल यहाँ से मिले हैं और चावल की भूसी है वो कहीं और से मिली है, वो रंगपुर से मिली है। यहाँ इसके अलावा
फारस ईरान की मुद्रा भी मिली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध विदेशी व्यापार से था। और एक स्थल मैंने बताया था आपको कालीबंगा, जहां से युगल प्रतीकात्मक समाधि मिली है। तो कालीबंगा के समान यहाँ पर भी 3 युगल समाधियां, यानी कि युगल जोड़े में समाधियां बनी हुई है। स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष, इस प्रकार की 3 युगल समाधियां कहां से मिली है? तो वो लोथल से मिली है, बिल्कुल। और लोथल के अलावा लोथल की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, वो जो अन्य स्थलों से इसको अलग करती है, हमने पहले जानकारी ले चुके हैं। हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये मुख्य सड़क है और ये घर है, इस प्रकार से घर है और ये पीछे गली है। तो अभी तक जितने स्थल पड़े उसमें हमने देखा कि घरों के मुख्य दरवाजे हैं वो पीछे गली की ओर खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क की ओर। लोथल वह एकमात्र स्थान है जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं, मुख्य सड़क पर खुलते हैं। ये एक अलग चीज निकल करके आती है और प्रश्न ऐसी चीजों से ही निकल करके आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। घोड़े से अपरिचित है ऐसा भी माना जाता है। घोड़े की मृण मूर्ति और उसके अलावा यहाँ हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत की पटरी कह सकते हैं, पटरी या पैमाना भी मिला है हाथी दांत से। तो ये है लोथल बंदरगाह के रूप में विदेशी व्यापार के साक्ष्य। अहमदाबाद भोगवा नदी के तट पर रंगनाथ 1957। गोदी गवारा के अवशेष मिले हैं। चावल के अवशेष, तो चावल की भूसी के अवशेष कहां से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। फारस की मुद्रा, युगल समाधियों की संख्या यहाँ 3 है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गली में न खुलकर मुख्य सड़क पर खुलते थे। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है और हाथी दांत से बनी पटरी मिली है। ये विशेषता हो जाती है हमारे इस पुरातात्विक स्थल लोथल की। अब बात करूंगा मैं अगले पुरातात्विक स्थल की, जिसको हम जानते हैं सूरकोटदा के नाम से। सूरकोटदा से भी कुछ विशेष नहीं है, जो प्रश्न बनते हैं उसी की चर्चा करूंगा। सूरकोटदा ये कौन से प्रांत में है? तो गुजरात में कच्छ क्षेत्र के अंदर, गुजरात कच्छ क्षेत्र के अंदर। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है। पूछा जो जाता है वह इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये सरस्वती नदी के तट पर खोजा गया है जगपति जोशी द्वारा। ये जगपति जोशी, लेकिन ये भी प्रश्न नहीं बन करके आता है। प्रश्न जो अक्सर पूछा गया है यहाँ से, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली है, यानी घोड़े की अस्थियों के अवशेष कौन से स्थल से मिले हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। घोड़े की अस्थियों के अवशेष या घोड़े के कंकाल के अवशेष कहां से मिले? तो वो मिले हैं साहब आपके सूरकोटदा से। उसके बाद में कलश शवाधान के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। और ये जो स्थल है इसे हड़प्पा सभ्यता का पतन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के रूप में जाना जाता है कलश समाधान के। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दीजिए, तराजू के पलड़े का अवशेष भी मिला है। तराजू के पलड़े का अवशेष, घोड़े की अस्थियों के अवशेष या अस्थि भंजन, कलश समाधान, और इसे हड़प्पा सभ्यता के पतन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कुछ ऐसे जो मुख्य हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, पुरातात्विक स्थल या नगरों के रूप में जो स्थापित हुए, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आगे मैं बात करूंगा अंतिम 2 स्थलों की, सिर्फ नाम और उससे जुड़ा हुआ इंपोर्टेंट फैक्ट जो प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ सकता है। रंगपुर भी गुजरात में है। मैंने बताया कि सबसे अधिक स्थल जो मिले हैं वो गुजरात से ही मिले। और यहाँ पर वही बात जो मैंने बताई थी, चावल की भूसी के अवशेष। और चावल के अवशेष कहां से मिले थे हमें? मैंने पहले बता दिया था आपको, लोथल से मिले हैं और भूसी मिली है हमें रंगपुर से। अब बात करते हैं हम अगले स्थल की, रोपड़ जो पंजाब प्रांत में है, भारत के पंजाब प्रांत में है। और इसके अलावा इस रोपड़ की एक विशेषता ये है कि स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जो खोजा गया पंजाब प्रांत में। यहाँ से 2 ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे प्रश्न निकल करके आता है। एक तो तांबे की कुल्हाड़ी के अवशेष, और दूसरी जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, एक कुत्ते का समाधान, कुत्ता
मनुष्य के साथ, यानी एक मनुष्य के साथ कुत्ते का समाधान, उसके अवशेष भी हमें कहां से मिलते हैं? रोपड़ पंजाब से मिलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल थे जिनके बारे में मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली। अब कुछ ऐसी बातें जो सिंधु सभ्यता को कुछ विशेष रूप प्रदान करती है, विशेषता प्रदान करती है, जो अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है, उनके बारे में एक बेसिक जानकारी दूंगा, क्योंकि अगला एक लास्ट वीडियो हमारा और आएगा जिसके अंदर हम बची हुई सारी चीजों के बारे में, नगर नियोजन, नाली प्रबंधन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ एक बेसिक चीज बता दूं कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहा। कौन से पशु से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा। क्या नहीं मिला है अवशेषों के रूप में? तो मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, न किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के। इसीलिए तो कहा गया, क्या कहा गया? इसीलिए कहा शांति प्रिय सभ्यता। और विश्व में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य अगर कहीं मिलते हैं तो वो सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। और इसी कपास को यूनानी लोगों द्वारा सीडर नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक अभिलेख कहां से मिले हैं? 2012 रीड का प्रश्न है। तो सर्वाधिक अभिलेख हमें मिलते हैं मोहरों पर, जो स्टेराइड यानी सेल खेड़ी से निर्मित होते हैं। नगरीय सभ्यता है, जल निकासी बहुत उन्नत है और नगरों का नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। उसके अलावा विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य अगर विश्व में कहीं मिले हैं तो मेहरगढ़, अफगानिस्तान। और अगर जुते हुए खेतों के अवशेष कहीं पर मिले हैं तो वो मिले हैं हमें कालीबंगा से। सबसे पहले विश्व में भूकंप के कई अवशेष प्रमाण मिले हैं तो कालीबंगा से। इस प्रकार ये बहुत सारी बातें जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई। अब लास्ट में वीडियो के टॉपिक से हटकर कुछ बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से, कि कोशिश यही रहती है कि वीडियो छोटे बने, लेकिन मैं वो सारी जानकारी इस एक वीडियो के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड डालना चाहता हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ताकि आप इस टॉपिक को अगर यहाँ से सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी जरूरत ना लगे कि आपको कुछ और देखने की जरूरत पड़े, क्योंकि मैं प्रश्नों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तथ्यों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि आपको और कहीं ना जाना पड़े। तो इसी प्रकार से मेरे साथ इन वीडियोस के साथ बने रहिएगा और रीड मिशन में मैं आपके साथ हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि और जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। इसी आशा और विश्वास के साथ थैंक यू।